कल हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे बात की थी और आज जो है क्लासरूम मैनेजमेंट पे बात होगी कि ये किसे कहते हैं या क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सामने आज के दिन के लिए कि एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कहते किसे हैं। दूसरा जो बेसिक स्किल्स एक टीचर के लिए हैं सो उनको देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स हैं। एक लफ्ज़ है टैलेंट और एक है स्किल। टैलेंट और स्किल के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि टैलेंट इज नेचुरल और स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड या लर्न। स्किल्स को हम लर्न कर सकते हैं जबकि टैलेंट जो है वो नेचुरल होता है। तो मतलब ये कि बीइंग अ टीचर इफ यू डोंट हैव दीज स्किल्स यू कैन एक्वायर देम थ्रू प्रैक्टिस। सो वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिस के जरिए अपने अंदर स्किल्स जो है एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं तो उन पर बात होगी कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं एक टीचर के लिए जो बुनियादी अहमियत रखते हैं। नंबर 3 टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे बात होगी। डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। और कल जो बात हुई थी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स थे तो आज आपको ये भी फर्क पता चल जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। और जब हम स्किल्स पे बात करेंगे तो वहां पर इवन टेक्निक्स की बात होगी। सो आज के दिन में आप लोगों को ये भी क्लियरिटी आ जाएगी कि मेथड्स, स्ट्रेटजीज और टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लासरूम जनरल डेफिनेशन इसकी a group of students regularly meeting to study a subject under the guidance of a teacher. So it's a common definition of the classroom. अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं the art of planning, organizing, leading and controlling of human and other resources to achieve desired goals effectively and efficiently. अब आप इस डिफिनीशन की तरफ देखें तो अगर आपने HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा हो या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सो वहां पर मैनेजमेंट की सेम डिफिनीशन है, इन द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में ये अल्फाज कैसे फिट होंगे या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी या क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से लिंक करेंगे हम इन 4 अल्फाज के साथ। सो लेट्स सी हाउ टू लिंक देम टुगेदर और क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ से हम कैसे निकालते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा किसी भी एक्टिविटी से पहले की जाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए प्लानिंग की जाती है। अब क्लासरूम के लिए जो प्लानिंग है, अगर आप बीइंग अ टीचर सोच दें तो क्लासरूम के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो एक तो लेसन प्लान बनाते हैं, दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द लेसन या द सेशन। नंबर 2 उसके लिए आप तैयारी करते हैं, जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना हो, जो भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ाना हो तो उसको आप क्लियरिटी के लिए उसको खुद पढ़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर आप उनके लिए असेसमेंट क्वेश्चंस वगैरह डेवलप करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बच्चों से मैं करूंगा, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर अगर कोई एक्टिविटीज वगैरह आप क्लासरूम के लिए करते हैं तो एडवांस में आप प्लान करते हैं कि ये फला एक्टिविटीज में करूंगा या करूंगी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग आल्सो। इस तरह से कौन सा होमवर्क में दूंगा या दूंगी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सो क्लासरूम के लिए जो प्री क्लासरूम एक्टिविटीज आप प्लान एंड डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग स्टेज। सो क्लासरूम मैनेजमेंट का पहला जो एलिमेंट है दैट इज द प्लानिंग इन दैट सेंस which I have already given you details about. Number 2, organizing. अब आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग में आपने जो तैयारी की थी, लेसन वगैरह जो आपने खुद क्लैरिटी के लिए उसको पढ़ा था या एक्टिविटीज वगैरह आपने प्लान कर ली कि फला एक्टिविटीज को मैं कैरी आउट करूंगा या करूंगी, या असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं ये मैं करूंगी या होमवर्क वगैरह दूंगी या दूंगा, लेकिन हाउ टू डू देम इन अ प्रॉपर एंड लॉजिकल वे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लासरूम एक्टिविटीज को तरतीब से रखना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन आई एंटर द क्लास आई विल डू दीज एक्टिविटीज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन आई विल
give explanation about this topic. Then I will ask questions about the topic. Then there will be some practice on part of the students. Then I will do some assessments also, and then assign the homework. अब जो भी आपने प्लानिंग स्टेज पर एक्टिविटीज डिजाइन की थी, तो उनको तरतीब से रखना कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब मैं करूंगा या करूंगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. अब प्लानिंग भी आपने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी आपने कर ली कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब आएगी, क्योंकि प्लानिंग के स्टेज पर बहुत सी एक्टिविटीज थी आपके पास. अब द थर्ड स्टेज इज और द थर्ड स्टेप इज leading. Whatever happening in the classroom, you will be responsible for to lead from the front. यानी बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आता है तो आपकी तरफ देखेंगे, या क्लासरूम के मुतालिक इवन अगर बीइंग अ क्लासरूम टीचर कोई भी इशू अराइज होता है तो इवन द प्रिंसिपल साहब विल बी लुकिंग एट यू टू लीड फ्रॉम देयर. बच्चे जो भी हरकत करें, जो भी अमल करें, फॉर दैट पर्पस यू विल बी द पर्सन टू लीड देम. लीडिंग मीन कि उनके आपने मसाइल को हल भी करना है, सॉल्व भी करना है. सो क्लासरूम के लिए आपने प्लानिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. देन चीजों को तरतीब से करना, क्या क्या एक्टिविटी में करूंगा करूंगी, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग. वट एवर हैपनिंग इन द क्लासरूम यू विल बी द पर्सन टू लीड. यू विल हैव टू फाइंड आउट a solution to the problems. And controlling. Whatever happening in the classroom, you will be responsible to keep under control each and everything. हर एक चीज को अपने क्लासरूम के कंट्रोल में रखना है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे अदर रिसोर्सेज हो, चाहे एवीएड्स हो, चाहे उनका इस्तेमाल हो एक्टिविटीज के लिए. आप कोई गाइडेंस वगैरह देते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, या कोई मिसबिहेव वगैरह आप क्लासरूम के अंदर, वट एवर हैपनिंग ओवर देयर, यू विल हैव टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल. सो इफ यू डू ऑल दीज 4 थिंग्स, योर क्लासरूम विल बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड. अब क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफिनीशन को क्या हो गई कि क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स दैट वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, वी शुड डिजाइन एक्टिविटीज इन एन ऑर्डरली वे and then carry out or conduct the activities accordingly. And rather than looking at others to lead the class, you will have to lead them from the front, and you will have to keep each and everything under control. So अगर आप इन 4 चीजों पे अमल करें तो आपका क्लासरूम पूरी तरह मैनेज होगा. You will be properly managing the classroom. अब क्लासरूम मैनेजमेंट के तो ये चलो, इट्स द डिफिनीशन. अब हाउ टू डू दीज थिंग्स इफेक्टिवली. प्लानिंग किस तरह से इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से इफेक्टिवली, लीडिंग किस तरह से कंट्रोल है, और कंट्रोलिंग को किस तरह से इफेक्टिवली करना है. फॉर दैट पर्पस यू नीड फ्यू स्किल्स. थैंक यू. अगर आप इफेक्टिव टीचर बनना चाहते, एक है एफिशिएंट टीचर और एक है इफेक्टिव टीचर. एफिशिएंसी कहते हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है तो मतलूबा टाइम के अंदर वो एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर दें, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस इसे कहते हैं कि जो टारगेट्स आपको मिले थे तो उन टारगेट से नहीं थे, बल्कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, कुछ आउटकम्स भी आपको मिले थे जिनको अचीव करना था. सो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस कहलाती है, और टाइम के अगेंस्ट एक्टिविटीज को करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. सो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर अंदाज में कर लूँ और मेरे आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स इफ यू रिमेंबर, वो भी अचीव हो जाए, सो यू नीड दीज 4 skills. Now what are those 4 skills? These are the 4 skills. Technical skills, conceptual skills, human skills, and जिस तरह के साइमा पवन ने कहा, communication skills. अब जो आप लोगों ने इजाफी बातें बता दी वो इन्हीं के अंदर है. आपने जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह की बात कर ली वो सारे की सारे इन्हीं के अंदर चीजें आ रही है. किस तरह से आ रही है? Now look at them. What is meant by technical skills, what is meant by conceptual skills, human skills किसे कहते हैं, और communication skills किसे कहते हैं. टेक्निकल स्किल्स, और फिर हम आखिर में देखेंगे कि जब आप टेक्निकली साउंड होते हैं या हो तो इसका क्या फायदा, जब कंसेप्चुअली
या कंसेप्चुअल स्किल्स आपके होते हैं, कंसेप्चुअली क्लियर होती है, इसका क्या फायदा, जब ह्यूमन स्किल होते हैं इसका क्या फायदा होगा, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होगी तो इसका फायदा क्या होगा। टेक्निकल स्किल्स, हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं, हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अब लेसन प्लान का डेवलप करना, मोस्टली जहां पर भी सेशंस के लिए लोग जाते हैं तो देयर फर्स्ट आस्क यू और आस्क मी दैट व्हाट इज अ लेसन प्लान, उसका फॉर्मेट बता दें, उसका डिजाइन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे लिखने होते हैं, एविएट्स कहाँ पे लिखने होते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, वगैरह वगैरह। सो लेसन प्लान की डेवलपमेंट, इट्स अ टेक्निकल थिंग। इफ यू डोंट नो द टेक्निकलिटीज यू विल नेवर बी एबल टू डेवलप अ लेसन प्लान। इस तरह करिकुलम डॉक्यूमेंट को पहली दफा आप लोगों ने शायद देखा हो, रियल करिकुलम डॉक्यूमेंट को, उसको समझना, उसके अंदर सिलोस को समझना, उसके अंदर बेंचमार्क्स को समझना, फिर सिर्फ सिलोस को समझना नहीं बल्कि उनको वर्डिंग को समझना, उनसे क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बेस पर आइटम्स किस तरह से बनते हैं, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज आर टेक्निकल थिंग्स। सो टेक्निकल स्किल्स आप लेसन प्लान का डेवलप करना। 4 P's का लफ्ज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 4 P's यानी PPPP। P1 प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस एंड फिर प्रोडक्शन। दोबारा मैं बता दूं, प्रिपरेशन P1, प्रेजेंटेशन P2, P3 दैट इज प्रैक्टिस, और P4 इज प्रोडक्शन। यानी पहले लेसन प्लान के लिए तैयारी करनी होती है, या जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए तैयारी करनी होती है, दैट इज प्रिपरेशन। प्रेजेंटेशन, फिर आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, टीच किस तरह से करना है। 2 और यानी उसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह आ जाती है। जो P3 है प्रैक्टिस, तो एक्टिविटीज हैं कि एक्टिविटीज आपने किस तरह से करनी है। और प्रोडक्शन से मुराद है कि असेसमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने किस तरह से करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ाया वो हासिल भी कर लिया कि नहीं हासिल कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड 4 P's। अब करिकुलम किसे कहते हैं, दैट्स आल्सो यू आर क्लियर अबाउट, इस के मुतालिक आप क्लियर हैं। जो लेसन प्लान है इस पे एक कंप्लीट सेशन होगा, उसमें डिटेल्स के साथ ये 4 P's के अलावा मजीद चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अपने अपने सब्जेक्ट्स के मेथड्स को समझना, दैट इज आल्सो टेक्निकल। इंग्लिश के लिए डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए अलग से एनालिटिकल है, और जो साइंस के लिए है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जिस तरह की कल बात हुई थी। सो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कल हम डिटेल के साथ सारे के सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से मेथड्स ज्यादा यूजफुल रहेंगे। सो यू मस्ट नो कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। हर एक मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, कल आपने खुद भी देखा था। टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। Methods are the generally or universally accepted ways of doing things, ये कल हमने इसकी definition की थी। Strategies are the plans or the action plans or the planning to be carried out during a session. These are the different plannings or activities designed for a session which are used during a method. अब which are used during a method, ये किस तरह से, जब हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे जाएंगे वहां पर जब डिस्कशन होगी तो ये आपको मजीद क्लियर होगा कि मेथड के अंदर फिर स्ट्रेटजीज होते हैं, मेथड्स के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, लेट मी रिपीट। मेथड्स आर द जनरली और यूनिवर्सली, एक चैट बॉक्स में शबनम सेड इट शुड बी रिपीटेड। मेथड्स यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट, जो डिफरेंट हमने कल टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, they were the accepted ways of doing things or the accepted principles to do something or the accepted procedures to do something. मिसाल के तौर पर लेक्चर मेथड था तो उसको हमने डिटेल के साथ उसकी मेथोडोलॉजी डिस्कस कर ली। अब स्ट्रेटजीज क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। जब हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज भी जाएंगे तो वहां पे जो डिस्कशन हो जाएगी वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। असल में स्ट्रेटजीज आर द एक्टिविटीज, आर द प्लान्ड एक्टिविटीज। प्लान्ड एक्टिविटीज इस वजह से कि मेथड ये था, मिसाल के तौर पर मेथड ये था कि डिस्कशन चले, लेक्चर मेथड था, लेकिन उसके लिए आपने स्ट्रेटजी ये बना ली
کہ 5-10 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी। सो 5-10 मिनट के बाद जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, दैट इज अ स्ट्रेटेजी। लेक्चर मेथड वो ओवरऑल मेथड था, 5-10 मिनट के बाद मैं लाजमन क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी। So those question answer are the strategies. Now how will I do those things? They are called the techniques. Techniques varies from person to person. हर एक बंदे के techniques दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी अगर आप एक और एग्जांपल को देख लें, जो क्रिकेटर्स होते हैं तो हर एक बैट्समैन के बैट को पकड़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हर एक के टेक्निक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से एक प्रेजेंटर आपके पास आ जाता है, अगर आपने ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ली हो तो सब के सब प्रेजेंटेशन देते हैं। सो मेथड इज द सेम, सब के सामने प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटीज होते हैं। अब मेथड इज द सेम, द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड वे। अब बाज टीचर्स आधे घंटे बाद सवालात करते हैं, बाज बिल्कुल सवालात नहीं करते, बाज एंड में सवालात करते हैं, बाज 2 मिनट के बाद सवालात करते हैं। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दैट प्रेजेंटर। लेकिन मैं सवाल करूं तो मेरे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, दूसरा बंदा जो सवाल करे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। सेम अल्फाज आप पूछे तो एक अंदाज में पूछेंगे, मैं पूछूं दूसरे अंदाज में पूछता हूं। सो दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स। इस स्टेज पर इतनी डिफिनीशन काफी है। जब हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, उनको जब समझेंगे, फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। टेक्निक्स आर द इंडिविजुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है, और टेक्निक्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड स्किल्स। जिन्होंने हमें लेटर ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, स्किल्स आर द एक्वायर्ड वन और द लर्नड वन। The learned abilities are the acquired abilities are called the skills, और जो natural abilities होती हैं तो उनको कहते हैं talent. Talent is the natural ability and skill is the learned or acquired ability. इस स्टेज पे इतना ही काफी है। जब स्ट्रेटजीज पे जाएंगे फिर ये मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो लेसन प्लान का बनाना, करिकुलम का को समझना, सिलेबस का समझना, मेथड्स का समझना, टीचिंग टेक्निक्स किस तरह से, हाउ टू इमिटेट, हाउ टू डू लाइक अदर पीपल, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स। इसके अलावा असेसमेंट टेक्निक्स। असेसमेंट टेक्निक्स क्या है? आइटम राइटिंग, सवाल किस तरह से बनाते हैं। जब आपको सवाल बनाने का तरीका नहीं आता तो आप 10 मिनट में 1 घंटे का पेपर बना सकते हैं आराम से। लेकिन इफ यू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ टू डेवलप आइटम्स, जिस पे जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा का पूरा हमारा आइटम राइटिंग पे है, जहां पर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। So if you know the technicalities, believe me, you will not be able to write a single question in 10 minutes. आप नहीं लिख सकते क्योंकि you will look at all the qualifications of the items then. So items से मुराद है questions किस तरह से बनाते हैं, पेपर सेटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से डिफिकल्टी लेवल का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से कॉग्निटिव लेवल का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से परसेंटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रूब्रिक्स पेपर के लिए किस तरह से बनाए जाते हैं, रूब्रिक्स के लिए मार्क्स किस तरह से, हॉलिस्टिक एनालिटिकल रूब्रिक्स वगैरह क्या है, रूब्रिक के अल्फाज किस तरह से होते हैं, फिर आइटम वाइज एनालिसिस किस तरह से की जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स। नाउ यू मे बी बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेक्निकल स्किल एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो हम 4 के 4 स्किल्स पढ़ लेंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टेक्निकल स्किल्स फॉर अ टीचर। So these are the technical skills a teacher must. अच्छा, यहाँ पे देखें, so already methods, methodologies, strategies ये कल आज के दिन में कंप्लीट कर लेंगे हम। करिकुलम सिलेबस को ऑलरेडी हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, लेसन प्लान आने वाले सेशंस में, और असेसमेंट टेक्निक्स नेक्स्ट वीक में। So you will become technically very much skillful after attending this workshop or course. अब कंसेप्चुअल स्किल्स, टीचर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्ट कहते हैं एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड। आपके जहन में किसी भी चीज के लिए जो तस्वीर बनती है, जो खाका बनता है, उसको कहते हैं कंसेप्ट।
क्लास रूम में आप एंटर नहीं हुए, बिलीव मी, लेकिन पहले से आपके जहन में एक खाका बनता है कि मैं क्लास रूम में एंटर भी हो गया, वहां पे ये सवाल मुझसे हो रहे हैं, मैं इस तरह से जवाबात दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सो ये जो एडवांस में आपके जहन में तस्वीर बनती है किसी भी सिचुएशन के लिए, इसको आइडिया कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड इज कॉल्ड आइडिया, और इस आइडिया या इस पिक्चर की क्लैरिटी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर आप कोई लेसन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो अपने आप से कुछ सवालात कर लीजिएगा कि आया मैं इस लेसन के मुतालिक क्लियर हूं कि नहीं हूं। जो कल हमने बातें की थी, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्टिविटीज आप डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आर यू श्योर you will do these things or not? If you yourself are sure, then don't go with them. एक और इसकी एग्जांपल कि आपने कोई मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जो आपने बच्चों को बोर्ड पे करवाना है, एंड यू योरसेल्फ नो कि 3, 4, 5 स्टेप्स करने के बाद जो छठे या सातवें पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो शायद मैं भूल जाऊं कि ये इस यहाँ पे फिर क्या करना है, शायद वो स्टेप्स में भूल जाऊं। इट मीन्स कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। लेकिन 3-4 दफा जब आप उसी सवाल की घर में प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोर्ड पे लिखेंगे और यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कंप्लीटली रादर देन बीइंग कंफ्यूज। जहां पर आप कंफ्यूज रहे समझ जाए कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। इस तरह अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जिनके मीनिंग्स के मुतालिक है, इनके इंटरप्रिटेशन के मुतालिक यू आर नॉट क्लियर, इट मीन्स दैट यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। तो बेहतर बात यह है कि उन अल्फाज को, उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर ले बिफोर एंटरिंग द क्लास। सो क्लास में दाखिल होने से पहले अपने माइंड के पिक्चर को कंप्लीटली क्लियर कर ले, दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब इसका जो आसान तरीका है किस तरह से अपने आप को आप कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए हो, जिस फोरम पर भी हो, तो आप जिस टॉपिक पर भी बात कर रही हैं या कर रहे हैं, सो आस्क ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ एंड देन आंसर योरसेल्फ। सवाल भी अपने आप से करें और उसके लिए जवाब भी ढूंढें कि ये सवाल मुझसे होगा और मैं ये जवाब दूंगा या दूंगी। तो जब आप जवाब देंगे तो फिर अपने आप से नेक्स्ट सवाल ये कर लें कि अगर यही इसी सवाल का ये जवाब मुझे मिल जाए, सो वेदर आई विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। अगर आपको खुद ही अपना आप जवाब दे दे कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, सो उसके लिए फिर मुनासिब दूसरा आंसर तलाश कर ले। इसी तरह से यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड सेटिस्फाइंग योरसेल्फ। इसके लिए फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके पास कि आप दूसरे के माइंड को रीड करें कि फलां जगह पर या फलां सेशन में या फलां पैराग्राफ के अंदर ये सवाल मुझसे लाजमन फलां बंदा करेगा या हो सकता है मुझसे कोई कर ले, तो उसको मैं ये मुनासिब जवाब दूंगा या दूंगी। सो मेक योरसेल्फ कंसेप्चुअली क्लियर बिफोर गोइंग एनीवेयर। और इसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो तो 5 P's, जिस तरह के 4 P's लेसन प्लान कहते हैं, इस तरह प्रिपरेशन के लिए 5 P's है। और 5 P's है प्रायर, प्रिपरेशन, प्रिवेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस। दोबारा से मैं बता दूं, प्रायर प्रिपरेशन, प्रिवेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस। कि अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कारकर्दगी कभी भी बुरी नहीं जाती। अब नेक्स्ट, ह्यूमन स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की अपनी अहमियत है और जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं इनकी अपनी। 5 P's दोबारा से रिपीट करते हैं। जी प्लीज। जिस तरह के 4 P's थे, तो PPP, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। इस तरह एक टीचर के लिए 5 P's आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए या कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। वो है प्रायर, PRIOR, प्रायर प्रिपरेशन। प्रायर मींस पहले से करना, पहले से तैयारी करना। प्रायर प्रिपरेशन, P2। सो आप पहले से जब आप तैयारी कर लेते हैं। प्रिवेंट्स,
سو آپ کی جا خلاصی ہو جاتی ہے پور پرفارمنس. کس چیز سے؟ پور پرفارمنس سے. جب آپ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی پرفارمنس بری نہیں جاتی. لیکن آن دا اسپاٹ جب آپ ایگزامپلس ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہی سلائیڈ اگر میں ایکسپلین کروں ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پر بغیر پریپریشن کے چلا جاؤں کہ چلے وہ باتیں میں ریپیٹ کر دوں گا، لیکن وہ باتیں آپ نے اپنے آپ کو دہرائی ہی نہیں. تو آپ نے پرائر پریپریشن نہیں کی تو آڈینس کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نہ تو ریلیونٹ ایگزامپلس دے رہے ہیں اور نہ ریلیونٹ انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں. سو پرائر پریپریشن پریونٹس پور پرفارمنس. بری پرفارمنس کو بچانے کے لیے لازماً پہلے سے ہی تیاری کر لیا کریں. Now the next one, that is human skills. ان کی اپنی اہمیت ہے کلاس روم مینجمنٹ میں. ہیومن سکلز مین کہ کلاس روم کے اندر آپ کے سامنے روبوٹس نہیں ہوتے، کمپیوٹرز نہیں ہوتے جہاں پہ آپ ڈیٹا فیڈ کریں گے اور آٹومیٹکلی رزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اوور دیئر یو آر فیسنگ دا ہیومنس. انسان ہوتے ہیں اور ہر بندہ وی پیپل سے دیٹ آل آر ایکول، لیکن the reality is all are different. No two humans are equal or the same at all. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، بلکہ تمام کے تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں. 40 بچے بیٹے ہیں تو 40 کے 40 ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہیں. So that is the beauty of the humans. اب ہیومن سکلز یہ ہے کہ آپ نے 40 کے 40 کے مزاجوں کو دیکھنا ہے، 40 کے 40 کے بیک گراؤنڈز کو دیکھنا ہے، 40 کے 40 کے ریلیجیس ایفیلیشن کو دیکھنا ہے، 40 کے 40 کے جو سوشل سٹیٹس ہے ان کو بھی سمجھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. سو وین ایور یو آر ٹیچنگ اینڈ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو گیو ایگزامپلس فرام دیئر ڈیلی لائف. اف یو ریمبر ہم نے بات کی تھی اینالوجی کی. سو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے پھر وہ مثالیں دینی ہیں جو ان سب کے ساتھ ان کی فیملیرٹی بھی ہو. اس کے لیے آپ نے اپنے کلاس روم کو کیا بنانا ہے؟ انکلوسیو بنانا ہے. انکلوسیو، واٹ از انکلوسیونیس؟ انکلوسیونیس مین انکلوڈ سے لکھنا ہے، انکلوڈ مانے شامل کرنا. انکلوسیو کلاس روم اسے کہتے ہیں جہاں پر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کو آپ انکلوڈ کرتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں. انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. آن بورڈ کس طرح سے؟ ہر بچے کا مینٹل لیول دوسرے سے مختلف، ہر بچے کا انٹیلیجنس لیول ایک دوسرے سے مختلف، ہر بچے کا سوشل بیک گراؤنڈ ایک دوسرے سے مختلف، ہر بندے کے عقائد شاید کوئی ایسے علاقے ہوں ایک دوسرے سے مختلف، ریلیجیسلی ان کے ایفیلیشن شاید الگ الگ فرقوں وغیرہ سے ہو ایک دوسرے سے مختلف. یعنی there are large number of aspects from which they will be different from each others. تو جب آپ کلاس روم لے رہے ہیں اس کے اندر آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، ہر بچے کا خیال رکھیں. That is called an inclusive classroom. پھر ایک بچے کو ایک ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی، دوسرے بچے کو دوسرے سے سمجھ آ جائے گی، تیسرے کو تیسرے ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی. تو آپ نے ایگزامپلز ایسے رکھنے ہیں کہ سب کے سب کو آپ آن بورڈ لیں، سب کو آپ سمجھا دیں. That is called inclusiveness. اب ہیومن سکلز یہ ہیں کہ آپ سب کو کنسیڈر کریں، سب کو اہمیت دیں، کسی کو کے ساتھ آپ امتیازی رویہ نہ رکھیں. نمبر 2 کہ ایکویٹی پر آپ بلیو کریں، ایکویلٹی پہ نہیں. ایکویلٹی تو آلریڈی آپ کو پتا ہے، ایکویلٹی آل آر ایکول. ایکویٹی کہتے ہیں کہ ہر بندے کی نیڈز جو ہے مختلف ہوتی ہیں اور ہر بندے کے نیڈز کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. دیٹ از کالڈ ایکویٹی. ہر بندے کی نیڈز مختلف ہوتی ہیں، آل آر ڈفرنٹ، دے آر ناٹ دا سیم، آل آر ڈفرنٹ. تو ہر بندے کی جب نیڈز مختلف ہیں، ہر بندے کی جب ریکوائرمنٹس مختلف ہیں تو لازمی بات ہے تو آپ نے ان کو اوور کم کرنے کے لیے، رسپونڈ کرنے کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرنا ہے. اینڈ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. بی اے سائیکالوجسٹ. سائیکالوجی کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن ایکشنز اینڈ بیہیویئر. دوبارہ سے میں بتا دوں، سائیکالوجی مینس سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن ایکشنز اینڈ بیہیویئر. سائنٹیفک کسے کہتے ہیں؟ when there is جب آپ دو مختلف ویریبلز کے بیچ میں تعلق دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ. مثال کے طور پر if is equal to then it's called science. if اگر یہ ہو تو then یہ ہوگا. اس کی ایک آسان مثال
if W then mg होगा, if then ma होगा, if s then vt होगा। अगर फिजिक्स के मिसाल दूं, अगर मैथमेटिक्स की मिसाल दूं, so if a plus b whole square तो उससे a square plus b square पर 2ab आ जाएगा, if a minus b तो उससे then ये आ जाएगा। इसको if and then कहते हैं। अब साइकोलॉजी कहती है कि if you treat a child this way then he will respond this way, if you treat him with love he will respond with love, if you treat him harshly he will respond harshly। नंबर 1 इंटरप्रिटेशन। नंबर 2 बी ए साइकोलॉजिस्ट की इंटरप्रिटेशन ये है कि हर बच्चे के जो एक्शंस हैं तो एक्शंस को देखने की बजाय उसके रीजन क्या है उन रीजंस को आइडेंटिफाई कर ले रादर देन उनके एक्शंस को देखना। बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो मिसबिहेवियर पर उसको डांटे नहीं बल्कि क्यों कर मिसबिहेव कर रहा है इसके रीजंस आइडेंटिफाई करें। इसको कहते हैं साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल अप्रोच। बच्चा आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो उसको मारने की बजाय रीजंस आइडेंटिफाई कर ले कि क्यों कर आपको अटेंशन नहीं दे रहा। बच्चा जो है स्लीपी रहता है या व्हाटएवर अदर थिंग्स, लेकिन उनको मारने पीटने की बजाय आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट आर द रीजंस। जब आप रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं इसके मुराद ये है कि आप एक साइकोलॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं। सो बी ए साइकोलॉजिस्ट। और द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, कम्युनिकेशन स्किल्स। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस तरह के 3 P 4 P's और फिर 5 P's थे तो इस तरह 7 C's भी। बस साथियों को आवाज का इशू था तो मैं दोबारा से बता दूं। C1 इज फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि वट एवर द मैसेज यू आर गोइंग टू, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम मैसेज ही कन्वे करते हैं। जो भी मैसेज आप कन्वे करते हैं किसी भी बंदे को, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी फोरम पे, इट शुड बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट मैसेज ना दिया करें। और कंप्लीटनेस के लिए 3 रिक्वेस्ट्स हैं, द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड। स्टार्ट से लेकर आखिर तक। स्टार्ट यानी ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आप बिस्मिल्लाह करते हैं या आगाज करते हैं, द बिगिनिंग होती है। फिर मिडल में आप एग्जांपल्स वगैरह देते हैं या कन्विंस करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं, और एट द एंड फिर कंक्लूड करते हैं। इस तरह से आपका मैसेज कंप्लीट हो जाता है। सो वट एवर यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट शुड बी कंप्लीट। कंप्लीटनेस के साथ साथ जो सेकंड सी है दैट इज कंसाइसनेस। Whenever you are talking to someone, whenever you are going to communicate to someone, use the conciseness means ikhtisar. Use the least number of words. Use the least number of examples. और जितने कम अल्फाज, कम मिसालों के जरिए आप बंदे को समझा सकते हैं, it will have a very good or better impression as compared to when you go into lengthy details. So lengthy details को avoid कर लिया करें और मुख्तसर अल्फाज में अगर आप मैसेज को कम्युनिकेट कर ले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं। कंसिडरेशन से मुराद ये है कि जिस बंदे से भी आपने बात करनी हो, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इससे पहले जो ह्यूमन स्किल्स थे कि नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल। सो जिस बंदे से भी आपने बात करनी है, सो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑडियंस। यानी बात करने के लिए यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्सन टू हुम यू आर कम्युनिकेटिंग। जिस बंदे से आपने बात करनी हो तो उसको कंसीडर करें कि इस बंदे को किस तरह से समझ आएगी, तो उसी के हिसाब से एग्जांपल्स, उसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन, यानी ऑडियंस को कंसीडर करें। नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल, नो टू ऑडियंस आर इक्वल, नो टू क्लासरूम्स आर इक्वल और द सेम। सो ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द ऑडियंस। नंबर 4, whatever you are going to communicate, you should be clear about the ideas, the concepts, the procedures, about the whole picture. You should be clear. जो भी करना चाहते हैं तो अपने ज़हन में सवाल, जो भी आपकी पिक्चर बनती है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे वो मेथोडोलॉजी के लिए हो, चाहे वो एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो आउटकम्स के लिए हो, चाहे वो एवियर्स के इस्तेमाल के लिए हो, इट शुड बी क्लियर। पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। वो ये क्लैरिटी, इट शुडंट बी जस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बल्कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू बी क्लियर। कंक्रीटनेस से मुराद ये है कि बात करते हुए आप अगर मिसालें देते हैं तो सॉलिड मिसालें दिया करें, चीज़ों को जनरलाइज ना करें। और इसके मैंने एक मिसाल से पहले भी दोबारा से मैं रिपीट कर लूँ। कंक्रीटनेस कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के मुतालिक आप कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी बंदे पर मजमून लिखना हो या किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करना ना हो,
اور آپ کہتے ہیں کہ he is a very good person, he is a very nice person, he is a very noble person, بڑے قابل بندے ہیں, بڑے شریف بندے ہیں. Now you are just using the adjectives and not giving any specific information at all. اس کی بجائے اگر آپ کہتے ہیں کہ this person is MA English اور MA MPhil اور PhD, آپ نے solid. This person is a lecturer, is a teacher, is a headmaster, آپ نے ایک اور پروفیشنلی اس بندے کی یہ کوالیفیکیشن ہے, آپ نے وہ کوالیفیکیشن بیان کر لی. Now what are you giving? Concrete information. Concreteness یعنی آپ چیزوں کو جنرلائز نہ کریں بلکہ اسپیسیفائی کر لیا کریں. اسپیسیفیکیشنز آپ جب دیتے ہیں that is called concreteness. سالڈ باتیں کر لیا کریں. اور اس کے لیے کل بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ آپ جو بھی بات کریں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپینین کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں تو ریفرنسز دیا کریں. Your words will be more solid then. The sixth C is 6C. The sixth C is courtesy. Courtesy means, okay, it's a very important one. The courtesy one. Courtesy کہتے ہیں شائستگی کو, کہ آپ نے شائستگی کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہیں جانے دینا. دوبارہ سے میں بتا دوں, کرٹسی کہتے ہیں کہ آپ نے شائستگی کا دامن ہاتھ سے بالکل جانے نہیں دینا. اگر آپ کہیں پہ سیشن لیتے ہیں, کہیں پہ پڑھا رہے ہیں یا کوئی آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی ہے, so never ever underestimate them. آپ کبھی بھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کرے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا یا یہ بالکل جو ہے اس سبجیکٹ کے متعلق یا اس ٹاپک کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے. نو, یو ہیو ٹو give them due respect. جتنا بھی ہو سکتا ہے ان اپنی آڈینس یا اپنے اسٹوڈنٹس کی عزت کر لیا کریں. اس کو کہتے ہیں courtesy. یعنی آپ جب کوئی مثالیں دیں یا کوئی سوال وغیرہ کریں تو سوال اس غرض کے لیے نہ ہو کہ میں اپنا علم ان پہ وہ بٹھا دوں, داغ بٹھا دوں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, ان کو کچھ نہیں آتا, وہ شرمندگی فیل کرے. نو, اگر آپ کا بیہیویئر اس طرح سے ہوگا کہ آپ اپنے نالج کے بل پر دوسروں کو نیچا دکھائیں اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر لیں تو آپ کے اندر courtesy ہرگز نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ہر بندے کے نالج کو اپریشیٹ کریں and never ever underestimate abilities of other people. Remember, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی, کوئی نہ کوئی خاصیت دی ہوتی ہے. آپ میں ایک خوبی تو دوسرے کے اندر دوسری خوبی ہوگی. So be courteous. The last one is correctness. جو بھی بولے ٹھیک بولے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ authentic source کا استعمال کر لیا کریں. آپ جو بھی انفارمیشن دیں بالکل کریکٹ دیں, کیونکہ you aren't the only source of information these days. Within seconds آپ کی باتوں کو لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جو ڈیفینیشن, اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ ڈیفینیشن ایسوسیٹ کر لی کہ فلاں بندے کی ڈیفینیشن ہے, وہ فوراً سے دیکھ لیتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سر آپ جو کہہ رہی ہے تو فلاں کی ڈیفینیشن ہے. تو آپ بہت کمیونیکیشن اسکل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی بولیں ٹھیک بولیں, صحیح بولیں. کوشش کریں کہ جو فرسٹ سورس ہو, جس کو پرائمری سورس کہتے ہیں, جنہوں نے پھر پی ایچ ڈی کی ہو, ایک پرائمری سورس ہے, ایک سیکنڈری سورس. تو پرائمری سورس سے آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیا کریں, اٹ ول بی مور یوزفل. سو کمیونیکیشن اسکلس کے لیے کمپلیٹ میسج, کم از کم الفاظ, دوسروں کے ذہنی لیول کا خیال رکھ کے بی کلیئر, اور کنکریٹ سالڈ مثالوں سے اور شائستگی کے ساتھ اور نرم مزاجی. If you remember yesterday ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ have a smile on your face, اور کریکٹنس آپ صحیح انفارمیشن دیا کریں. ٹیکنیکل اسکل will make you more professional, جبکہ جو کنسپچول اسکلز ہیں it will give you confidence. کیونکہ جب آپ کلیئر ہوتے ہیں, ذہن میں آپ کی پکچر کلیئر ہوتی ہے, پھر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کریں. لیکن when you are not clear, then you are hesitating کہ people may ask me and what will I reply then. So conceptual skills will give you confidence. So اپنے آپ کو conceptually clear کر لیا کریں. Human skills کا فائدہ کیا ہوگا? It will make you friendly and socially acceptable. جو ٹیچر اسٹوڈنٹس کے مزاج کو سمجھتا ہو تو اسٹوڈنٹ اس ٹیچر کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, اور اس ٹیچر کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں, بہت زیادہ فرینک ہوتے ہیں, اور ان کے کلاس کنٹرول بھی بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے. ان کو مار پیٹائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ سب کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. جو بندہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. جو بندہ دوسروں سے شروع کر کے پھر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دے کی
कोशिश करता है वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है. सो जो टीचर स्टूडेंट्स के मिजाज को समझे, ही इज मोर फ्रेंडली एंड सोशली एक्सेप्टेबल. कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा क्या होगा? इट विल हेल्प यू कन्वे द मैसेज प्रॉपरली. जो कहना चाहते हो वही मैसेज आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो. So these skills will enable you, these 4 skills, to manage the classroom properly. क्योंकि आपको टेक्निक्स भी आती हैं, आपको अपने सब्जेक्ट पर उबूर भी हासिल है, और आप लोगों के साथ ह्यूमन स्किल्स जिसको कहते हैं, या ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसमें इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, सो वो भी आपको पता है कि लोग से किस तरह से काम लेना है, और यू आर डूइंग योर होमवर्क ऑन द एग्जाम्पल्स, on the interpretations, etc. So your classroom will be properly managed, and that's classroom management. अब इस classroom management के लिए जो different strategies हैं, यहाँ से आपको strategies और methodologies के बीच में बिल्कुल clear cut difference भी नजर आ जाएगा. वो कौन सी हैं? They are these. They are teaching strategies as well as instructions. Instructional in the sense कि आप लोगों को guide करते हैं how to do these things. इंस्ट्रक्शन देते हैं. नंबर 1 इज कॉल्ड KWL. अगरचे बहुत सी है लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी तो मैंने वहां से ले ली. यू कैन एड आल्सो अदर्स अगर आप कहीं से और आपको कुछ स्ट्रेटेजीज मिल जाए. यहाँ से जस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी है. एक स्ट्रेटेजी जिसको KWL कहते हैं, K स्टैंड फॉर नो, W फॉर वांट एंड L फॉर लर्न्ड. नो, वांट, लर्न. What the students already know, ये हो गया K. ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए आपको पता चल जाता है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको पता चल जाता है, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट जिस भी परसों 2 दिन बाद बात होगी, वहां से आपको पता चल जाता है कि व्हाट माय स्टूडेंट्स नो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड व्हाट दे नो. नंबर 2 इज W. नो का तो आपको पता चल गया. फिर है W, ये देखना कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं और ये बच्चे पढ़ना क्या चाहते हैं. That is the want. और at the end what they have learned, जो असेसमेंट आप करते हैं. Now how to conduct this activity KWL. आप बोर्ड पर इसी तरह से, जिस तरह के मैं ये माउस है, इस तरह से 1 और 2 लाइंस ड्रा कर लें, या किसी पेज के ऊपर या किसी चार्ट के ऊपर 2 लाइंस आपने ड्रा कर ली. एक में K लिख लिया, एक में W लिख लिया और एक में L लिख लिया. K में आपने लिखा कि व्हाट दे नो. जो क्वेश्चन आंसर आपने किए किसी टॉपिक से मुतालिक, तो आपने बच्चों को कहा कि इसके टॉपिक के मुतालिक आप क्या क्या जानते हो वो लिख लें. तो आप बोर्ड पर भी ये लिख सकते हैं और बच्चों से भी कह सकते हैं कि बेटा अपने पेजेस पर इस तरह से 2 लाइन ड्रा कर लें, इस टॉपिक के मुतालिक आपको क्या क्या पता है वो लिख लें. उन्होंने लिख लिए. W में आ गए तो या बच्चों से कहें कि बेटा आप इस टॉपिक के मुतालिक क्या क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू लर्न. या आप अपनी तरफ से बता दें कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप ये टॉपिक्स आज कवर कर ले जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. W में आ गए. जब सेशन खत्म हो जाता है तो बच्चे से कहें कि बेटा आज आप लोगों ने जो कुछ सीखा, अब इस लर्न, जो लर्न है, जो लर्न वाला पोर्शन है, इस लर्न के अंदर लिख ले कि आपने क्या क्या सीखा. इसको कहते हैं KWL. व्हाट दे ऑलरेडी न्यू, व्हाट दे वांटेड टू लर्न, और व्हाट यू वांटेड देम टू लर्न, एंड आखिर में व्हाट दे हैव लर्नड. इसको कहते हैं KWL स्ट्रेटेजी. सो नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि यही चीज लेक्चर मेथड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, यही स्ट्रेटेजी डिस्कशन मेथड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, यही स्ट्रेटेजी जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजीज एंड द मेथड्स. They were the universally accepted ways of doing things, and these are the plans. These are the plans, the activities. Okay. इसका मतलब ये है कि ये एक ही स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ मेथड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है. नंबर 2 इज एक्टिव लेक्चरिंग. एक्टिव लेक्चरिंग से मुराद ये है, इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि 10 मिनट्स के लेक्चर में 7 मिनट्स आप लेक्चर दें
اور 3 minutes آپ question answer کے لیے رکھ کے it will be an interactive lecture then. یہ 3 minutes at the end of 7 minutes بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بیچ بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ریشو آپ نے 7 اور 3 کا مینٹین رکھنا ہے. سو دیٹ از کالڈ ایکٹیو لیکچرنگ، یعنی اپنے لیکچر کو چھوٹے چھوٹے سائما wasn't online so ان کے لیے میں KWL کو ریپیٹ کر لوں. KWL means know, want, learn. ایک لائن ڈرا کر لے اس طرح سے اور ایک اور اس طرف سے، ایک میں لکھ لے K، ایک میں لکھ لے W اور ایک میں لکھ لے L. K میں لکھیں کہ بچوں سے کہیں کہ بیٹا آج اس مثال کے طور پر پولوشن ایک ٹاپک ہے، بچوں سے کہیں کہ پولوشن کے متعلق آپ کو جو بھی پتا ہے وہ نالج میں لکھ لے what they know. انہوں نے لکھ لیے. پھر بچوں سے کہیں کہ بیٹا آپ کو جو نہیں پتا اور آپ جو جاننا چاہتے ہیں پولوشن کے متعلق وہ اس W والے خانے میں لکھ لیں. W ہر ایک بچہ اپنے اپنے پیجز پہ لکھ لے. یا آپ ان کو کہیں کہ بیٹا آپ کو تو یہ پتا ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو یہ پڑھا رہا ہوں، اس کی 2 انٹرپریٹیشنز ہیں. آج میں یہ ٹاپکس آپ کو پڑھاؤں گا، یہ میرے آبجیکٹو سے وانٹ. 3rd والے میں جب آپ نے لیکچر دے دیا، سیشن ختم ہو گیا، ان سے کہیں کہ آپ اب ادھر لکھ کے کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا. اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں نو وانٹ لرن یا KWL. اور باقی میں نے بڑی ایکسپلینیشن دی، تو وہ جو میں ریکارڈڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں پر پھر دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا پلیز. ایکٹیو لیکچرنگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے لیکچر کو یہ نہیں کہ مسلسل آپ بولتے جائیں تو آٹومیٹکلی پیپل ول گیٹ ٹائرڈ. سو اپنے لیکچر کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے جو فارمولا ہے تو وہ یہ ہے کہ 7 اور 3 آؤٹ آف 10 منٹس میں سے 7 منٹس آپ نے بولنا ہے اگر لیکچر دے رہے ہیں تو، اور 3 منٹس آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے. اس میں آپ ایکٹیویٹی بھی دے سکتے ہیں، KWL والی بھی دے سکتے ہیں، یا اس سے نیچے جو اور ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، یا اس میں کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا جو لیکچر ہے اٹ ول بی مور انٹریکٹیو. سو 7 اور 3 کا ریشو مینٹین کر دیا کرے اپنے لیکچر کے دوران. اب نیکسٹ ون از منٹ پیپر. یہ کیلیفورنیا میں ایک پروفیسر صاحب تھے تو انہوں نے یہ منٹ پیپر کا کنسپٹ انٹروڈیوس کرایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیکچر کے اختتام پر کوئی بھی سوال کر لیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ نے 1 منٹ کے اندر اس سوال کا جواب دینا ہے. یعنی وہ جو پیپر ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ جو کوسچن ہے، پیپر کو آپ اس ٹیسٹ کے کنٹیکسٹ میں دیجیے گا کہ آپ نے 1 منٹ کے اندر اس سوال کا جواب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں منٹ پیپر. اسی طرح سے اگر آپ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر نہیں تو 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد بچوں سے کہے کہ میں نے جو بولا یا ہم نے جو کہا، ہم نے جو پڑھا، تو 1 منٹ کے اندر آپ لسٹ ڈاؤن کر لے کہ ہم نے کیا کیا ابھی پڑھا. اس کو منٹ پیپر کہتے ہیں. یا آپ نے جو پڑھایا اور آپ کوئی سوال کر لیں کہ 1 منٹ کے اندر اس سوال کا جواب مجھے دے دیں، اس کو منٹ پیپر کہتے ہیں. لیکن وہ جو ایکٹیویٹی ہے اٹ شوڈ ناٹ لاسٹ فار مور دین 1 منٹ. دیٹ از کالڈ منٹ پیپر. وہ جو ٹیسٹ، وہ جو ٹاسک آپ دے رہے ہیں جسٹ 1 منٹ کے لیے ہو، 1 منٹ کے اندر بچوں میں کرنا ہو. 1 منٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، یعنی 1 منٹ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، اور یہ سالڈ باتیں فوکس کر کے آپ کو لکھ کر دیں گے. پیئر ریویو آئی تھنک آل آف یو نو، لیکن تھوڑا سا میں ایکسپلین کر لوں کہ ایک بچے نے کوئی سارے کلاس کو آپ نے کام دے دیا سارے بچوں کو، اور پھر بچوں سے کہا کہ آپ ایک دوسرے کے کام کو چیک کر لیں. اس کو کہتے ہیں پیئر ریویو. اگر آپ کو یاد ہو تو بلوم ٹیکسانومی کا جو آخری جو ہائیسٹ لیول تھا دیٹ واز ایویلویشن، اینڈ اٹس دا ایویلویشن پروسیس کہ آپ بچوں سے کہیں کہ آپ ایک دوسرے کے کام کو چیک کریں. دیٹ از کالڈ پیئر ریویو. سو جو بھی ٹاسک آپ نے بچوں کو دے دیا تو، یا اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھایا پھر بچوں سے کہیں کہ آپ ایک دوسرے سے پوچھیں. It can be also be a peer review. یا انہوں نے جو لکھا ایک دوسرے کو چیک کر لے. جو منٹ پیپر ہیں یہی ایک دوسرے کو دے دیں اور یہ چیک کر کے بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. It is also a peer review. So it can also be used as a strategy. Think pair share جو موسٹلی اگر آپ لوگوں نے ٹریننگز وغیرہ لی ہوں تو وہاں پہ TPS یا Think pair share اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے. آپ کوئی سوال فلوٹ کریں
या कोई क्वेश्चन उनसे पूछे और उनसे कहें कि इंडिविजुअली आप इसके ऊपर थिंकिंग करें, हर एक बच्चा अलग अलग से थिंकिंग कर ले जवाब, फिर जब वो जवाब तलाश करें तो फिर और उसके साथ जो साथ बैठा हो तो उसके साथ पेयर बनाकर उसको डिस्कस कर ले। सो यहाँ से 2 डिफरेंट ओपिनियंस एक साथ मिल जाएंगे और एक तीसरा ओपिनियन आ जाएगा, और फिर उनसे कहें कि हर एक पेयर अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो सब के सब ऑडियंस के साथ शेयर करे या सब पूरी क्लास के साथ शेयर करे। सो दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड थिंक पेयर शेयर, थिंकिंग इंडिविजुअली, देन वर्किंग विद अ पार्टनर, डिस्कसिंग द आइडियाज, जो भी क्वेश्चन आपने दिया था, और फिर जो कंक्लूजन इनके पास आ जाती है या जो भी बात उनके पास आ जाती है उस सवाल के रिलेटेड, फिर वो सारी की सारी क्लास के साथ वो शेयर कर लें। इट इज कॉल्ड टीपीएस और थिंक पेयर शेयर। ग्रुप वर्क, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। ग्रुप वर्क ये है कि दो से ज्यादा, अगर 2 से काम ले रहे हैं तो इसको पेयर वर्क कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा बच्चों को या ऑडियंस को आप इकट्ठा करते हैं तो उसको फिर ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। ग्रुप में टास्क दिया करें, लेकिन ग्रुप में टास्क देने के लिए जो सिंपल, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि ग्रुप्स बना ले, 3-3 4-4 बंदे। इफ यू आर अ ट्रेनर नेवर डू सच थिंग्स, जब आप ग्रुप्स बना लेते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन करके दिया करें कि यू विल बी, मिसाल के तौर पर कुछ जो आमतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक टाइम कीपर होता है जो वॉच की तरफ देखता है, जो अलॉटेड टाइम उसको देखता है। एक नोट टेकर होता है जो नोट्स लेता है। एक प्रेजेंटर होता है जो जिसने प्रेजेंटेशन देनी होती है। एक लीडर होता है जिसने सारी की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, लीड करना होता है। सो ये 4 तो मैंने आपको फौरन से बता दी कि दीज आर द ग्रुप मेंबर्स। तो जब भी आप ग्रुप बनाएं तो इवन बच्चों में से एक दफ़ा एक प्रेजेंटर मुकर्रर करे, दूसरे को लीडर बना दे, तीसरे को नोट टेकर, टाइम कीपर वगैरह, इस तरह से ग्रुप्स बना दिया करें। सो वैरायटी भी आती जाएगी, एक दफ़ा एक प्रेजेंट करेगा, दूसरी दफ़ा दूसरे प्रेजेंट करेगा, एक दफ़ा एक लीड करेगा, दूसरी दफ़ा दूसरा लीड करेगा। And it's very much important for social development of the students, as well as बहुत से concepts higher level पर बहुत time consuming होते हैं, ग्रुप वर्क में या ग्रुप एक्टिविटीज में आप दे देते हैं, and it's so much easy then। उसके लिए फिर जिक्सा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, इसलिए डिटेल में उनकी नहीं जाते। सो जब भी आप ग्रुप वर्क दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दिया करें और डिफाइन कर लिया करें कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। माइंड मैपिंग कहते हैं कि ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वन बच्चों के लिए, कि आप कोई भी टॉपिक उनको बच्चों को दे दिया करें और उनसे कहा करें कि इनसे रिलेटेड आपके ज़हन में जो जो भी बातें आती हैं तो सेंटेंसेस की बजाय वर्ड्स फॉर्म में। रिमेंबर, रिपीटिंग अगेन, आपने मिसाल के तौर पर एक टॉपिक दे दिया और वहां पे लिखा एजुकेशन, तो बीच में आपने लिखा एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए माइंड मैपिंग जब आप करते हैं तो वो ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें आती हैं तो आप इस तरह से क्रॉस लगाकर, लाइंस लगाकर हर एक के सामने एक एक वर्ड लिखा करें। मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन है तो यहाँ पे लिख लिया वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। आपने 3-4 एरियाज आइडेंटिफाई कर ली, नंबर 1। नंबर 2, वुमेन एजुकेशन के आगे फिर लिख लें कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा मुल्क को, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा वगैरह, इस तरह स्पेशल एजुकेशन है वगैरह वगैरह। सो दैट इज कॉल्ड द माइंड मैपिंग। ये तो अब हायर लेवल की बात थी। अब बच्चों के लिए है कि आपने कोई भी टॉपिक, उसी पोल्यूशन को ले लेते हैं, पोल्यूशन का लफ्ज़, और उनसे कहें कि आपके ज़हन में जो भी बातें, कहते हैं प्लास्टिक बैग्स, आगे से कुछ लिख लेंगे कि गंद वगैरह जो हम फेंक देते हैं तो गंदगी, आगे उन्होंने ये लिख लिया कि सीवरेज सिस्टम कमज़ोर है वगैरह वगैरह। इसको क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग कहते हैं। और पोस्टर सेशन इसे कहते हैं कि आप बच्चों को टास्क दिया करें। अगर चाहिए पीएचडी लेवल पे पोस्टर सेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन बच्चों के लेवल पर पोस्टर प्रेजेंटेशन या क्या है कि उनको कोई भी टास्क दे दे, कोई भी असाइनमेंट दे दे। इफ यू रिमेंबर, असाइनमेंट को हमने डिस्कस किया था। असाइनमेंट दिया करें या कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया करें कि वो एक चार्ट के ऊपर उस असाइनमेंट, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने जितने भी पढ़ा हो, जितनी भी चीज़ें देखी हों, तो उनको ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में वो लिख ले या नोट कर ले, और बच्चे फिर उनको मुख्तलिफ कॉर्नर्स में डिस्प्ले करके वो प्रेजेंट कर ले कि ये है, ये है, ये है। दैट इज कॉल्ड पोस्टर सेशन।
अब इसकी एक आसान मिसाल, आपने जो भी पढ़ाया, लेक्चर दिया, डिस्कशन कर ली, वट एवर हुआ क्लासरूम के अंदर, उनसे कहें कि आज हमने जितनी भी बातें कर ली, कल इनसे रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह लेकर आए, कोई ग्राफ्स वगैरह लेकर आए और चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करके फिर आप में से एक बच्चा उसको प्रेजेंट कर ले। दैट इज कॉल्ड द पोस्टर सेशन। अब कंक्लूड करते हैं और दोबारा से मैं बता दूं कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के अंदर इनमें से आप कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। So they are used inside. So these are the plannings, these are the activities which are conducted during the application of a particular method. KWL, no one plan, already explained, और active lecturing, जहाँ पर आप कुछ वक्त के बाद बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन आंसर करते हैं या whatever else. मिनट पेपर, जहाँ पर 1 मिनट बच्चों को देते हैं और उनको कहते हैं कि आप फौरन से किसी सवाल का जवाब लेते हैं उनसे, या उनको कहते हैं कि जो भी डिस्कशन हुई 1 मिनट में वो सारे के सारे टॉपिक्स लिख लें। पेयर रिव्यू, जब 2 बच्चों को आप कहते हैं कि एक दूसरे के काम को चेक करें। थिंक पेयर शेयर, बच्चा इंडिविजुअली सोचे, फिर अपने साथी के साथ पेयर बनाकर उनके साथ डिस्कस कर लें और फिर जो भी कंक्लूजन है तो वो सभी बच्चों के साथ शेयर कर लें। ग्रुप एक्टिविटीज जब भी आप दें तो इस बात को जहन में रखें कि ड्यूटीज असाइन कर लिया करें, सिर्फ ग्रुप्स ना बनाए, ऐसा ना हो कि एक ही बंदा ऑल द टाइम डोमिनेटिंग। माइंड मैपिंग ये है कि कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ाया, उनसे कहें कि मिसाल के तौर पर जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, यानी हर एक लफ्ज की आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देख रहे हैं। वहां पे मैंने कहा कि जो भी टॉपिक है तो उनसे कहे कि उनसे मुल्तजिद आपके जहन में जो भी बात आ रही है। अब माइंड मैपिंग इन अनदर सेंस कि आपने जो भी पढ़ाया उनसे कहे कि जो भी हमने डिस्कशन की इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनके लिए माइंड मैपिंग करे कि क्या क्या चीजें आ गई। इस तरह से पोस्टर सेशन है कि जो भी आया तो पिक्टोरियल और ग्राफिकल फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन कर ले, दैट विल बी अ पोस्टर सेशन। देन अगर एमफिल पीएचडी लेवल पर आपने जो रिसर्च वर्क किया हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आ जाता है, उसकी फाइंडिंग्स वगैरह मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन की जाती है। आपके पूरी के पूरी पीएचडी डॉक्यूमेंट जो 100-150 पेजेस का हो तो वो एक ही पोस्टर के अंदर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड पोस्टर कंपटीशन, पोस्टर सेशन। नाउ इट्स ओवर फॉर मी। होपफुली आज के दिन आपको स्ट्रेटजीज और मेथड्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गई होगी। और टेक्निक्स का ये बता दूं कि अब ये KWL है तो, लेकिन आप करवाते किस तरह से हैं, दैट विल बी योर टेक्निक्स। एक्टिव लेक्चरिंग का आपको तो पता है कि इट्स अ स्ट्रेटजी, लेकिन हाउ यू डू इट, ये इट्स अ टेक्निक। मिनट पेपर का तो आपको पता है किस तरह से, लेकिन हाउ यू डू इट, it will be your techniques. Now if you have any question you can ask me.